Good morning, students. Today my topic is regarding fat metabolism, यानी कि वसा का उपापचय किस प्रकार होता है. So this is useful for the BSc second semester students. As you know, fat is made up of glycerol and fatty acid. इसीलिए हम इसको फैट को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं. और ट्राइग्लिसराइड यानी कि ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल एज वेल एज 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मिलके एक फैट का मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैट या उसके दूसरे डेरिवेटिव्स को लिपिड्स भी कहते हैं. एंड फैट्स आर मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सिमिलर टू द आवर कार्बोहाइड्रेट. लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट हमको ज़्यादा ऊर्जा देते हैं. जब भी हम इनका मेटाबॉलिज्म करते हैं तो वी गेट मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट. और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि फैट जो होते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं परंतु वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. ये सब हम जानते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई व्हाट इज द फैट मेटाबॉलिज्म. जैसे मैंने पहले बता दिया कि फैट जो होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है. ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं मेटाबॉलिज्म पहले ग्लिसरॉल का मेटाबॉलिज्म बताऊंगा और उसके पश्चात फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बताएंगे का मेटाबॉलिज्म बताएंगे. तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लिसरॉल, दिस इज द मेन टॉपिक. और ग्लिसरॉल यानी CH2OH, CHOH, CH2OH, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल. किस प्रकार ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एंजाइम, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाता है. और यह अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल एक ट्रायोज फॉस्फेट है. और यह अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूट जाता है. ये दोनों आपस में आइसोमेराइज्म, इनमें आपस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन से जुड़े होते हैं. तो ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. दे कंट्रोल ईच अदर, सो दे इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो नाउ हियर देयर आर 2 ऑप्शंस आर देयर. एक ऑप्शन ये है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में पायरुविक एसिड बनाएगा. यानी कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन में मैंने एक 2 पार्ट होते हैं रेस्पिरेशन के. एक होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल का एक सबस्ट्रेट है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में पायरुविक एसिड बनाता है. और फिर सबको पता है दिस इज द ग्लाइकोलिसिस इज एनारोबिक, यानी कि एनारोबिक प्रोसेस है, यानी कि इसको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तब वह क्रेब्स साइकिल यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो पायरुविक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड या ऊर्जा बनाता है. दूसरा ऑप्शन ये है कि यही हमारा अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाए और फाइनली वो ग्लाइकोजन बना ले. यह ग्लाइकोजन जो होता है ये रिजर्व हो जाता है हमारी बॉडी में और इस प्रकार से एक एनर्जी का सोर्स का काम करता है. सो देयर आर 2 ऑप्शंस ऑफ द ग्लिसरॉल मेटाबॉलिज्म. या तो एक ग्लिसरॉल हमारा ग्लाइकोजन बना देता है या हमारा क्रेब्स साइकिल यानी कि ग्लाइकोलिसिस से होते हुए क्रेब्स साइकिल में CO2 H2O प्लस एनर्जी बनाता है. So this is something about the metabolism of the glycerol. Next, I am going to explain you about how this metabolism of, this is the topic is metabolism of fatty acid. तो एक फैट जो होता है वो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड से मिलकर बना होता है. तो किस प्रकार से अब यहाँ पर फैटी एसिड का क्या हश्र होगा या उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले जो फ्री फैटी एसिड यानी कि एक फैट से 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड जो मिल रहे हैं उन फैटी एसिड का हमको सबसे पहले करना पड़ेगा एक्टिवेशन. यानी कि फ्री फैटी एसिड को हम लोग एक्टिवेशन करेंगे और एक्टिवेशन करने के पश्चात यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड किस प्रोसेस के तहत होता है. तो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत होता है. अभी हम आगे बात करेंगे कि इसको बीटा ही क्यों कहा जाता है, अल्फा क्यों नहीं कहा जाता. तो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो कहां पर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है. जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जितना भी है और जहां पे हमको ATP मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियम होता है. दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो दैट इज द एरोबिक प्रोसेस. अब बीटा ऑक्सीडेशन में आपको मैंने व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा,
सो बीटा वाई इट इज नॉट कॉल्ड एज अल्फा ऑक्सीडेशन। अब ये देखिए आप, मैंने यहां पर एक पामिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है, यानी कि पामिटिक एसिड एक लॉन्ग चेन है। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, 16 कार्बन की एक लंबी चेन होती है, और एसिड है तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो जुड़ा ही होता है। अब यहां पर अगर आप देखिए तो मैंने 16 की चेन पूरी ना लिखकर यहां पर R से डिनोट कर दिया है, RCH2CH2COOH। सपोज इट इज ए पामिटिक एसिड, तो पामिटिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके पश्चात जो नेक्स्ट कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका होना है? बीटा ऑक्सीडेशन। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड में हमने इसका दूसरा नाम बताया, क्या कहते हैं इसको? बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन होना है। तो पामिटिक एसिड जो कि एक 16 कार्बन कंपाउंड है, उसका किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होएगा और क्या क्या बनेगा, उस पर हम लोग वन बाय वन। तो ये पूरा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड, ये 5 स्टेप हैं स्टूडेंट्स। बीटा ऑक्सीडेशन कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। सबसे पहले मैंने बताया था कि फ्री फैटी एसिड जैसे ही मिलते हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, और एक्टिवेट करने के लिए ऊर्जा खर्च होती है। जैसे आपको भी एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी के लिए आपको भोजन ग्रहण करना पड़ता है। तो यहां पर भी देखिए फैटी एसिड का कोएंजाइम ए के साथ क्रिया की जा रही है, कोएंजाइम ए के साथ, और फैटी एसिड कोएंजाइम ए बन जाता है। इस प्रकार से पामिटिक एसिड गेट्स कन्वर्ट इनटू द पामिटिक कोएंजाइम ए, यानी कि इसको पामिटॉयल कोएंजाइम ए, पामिटिक एसिड गेट्स कन्वर्ट इनटू द पामिटॉयल कोएंजाइम ए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड। सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का हमने पहले भी आपको बताया है, दो, या तो आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब ऑक्सीडेशन कहलाता है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सबस्ट्रेट से अगर हाइड्रोजन रिमूव होते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज, यहां पर क्या होना है, यहां पर ऑक्सीडेशन होना है, और ये दैट्स व्हाई हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। कहां से होगा? इस फैटी एसिड के अल्फा और बीटा कार्बन अपने अपने हाइड्रोजन को त्यागेंगे, दे विल रिलीज द हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में देखिए मैंने यहां पर फिर वही लिखा हुआ है, यानी कि पामिटिक एसिड का जो कोएंजाइम ए के साथ, यानी कि पामिटिक एसिड कोएंजाइम ए बनाया था, उसमें देखिए ये जो फर्स्ट है दिस इज योर अल्फा कार्बन और दिस इज योर बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन दोनों अपने एक, ध्यान दीजिएगा यहाँ CH2 लिखा हुआ है, और नेक्स्ट ये देखिए यहां पर आ गया, दोनों ने अपने एक एक हाइड्रोजन लूज कर दिए। जैसे ही दोनों ने अपने हाइड्रोजन यूज कर लिए, नाउ दे आर लिंक्ड विद द डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। दिस इज द रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। तो हमारा सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा कार्बन इज कंप्लीटेड। नाउ थर्ड स्टेप इज, यानी बीटा ऑक्सीडेशन का थर्ड स्टेप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ H2O। इस प्रक्रिया में भी हमको एंजाइम जो होता है हाइड्रोटेज एंजाइम काम करता है, और यहां पर हमारा एक यानी कि जल में हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप गेट्स अटैच्ड विद द बीटा कार्बन और हाइड्रोजन गेट्स अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन। ये देख लीजिए यहां पर ये डबल बॉन्ड से जुड़े थे, और यहां पर एक OH आ गया आपका, और एक जो है यहां पर एक हाइड्रोजन और मिल गया, तो ये डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गया। दिस इज द थर्ड स्टेप इज ओवर। फोर्थ स्टेप इज अगेन ऑक्सीडेशन। अगेन फिर ऑक्सीडेशन है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। अब यहां पर जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी क्लियर कि इस जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है दैट विल बी डन फ्रॉम ओनली द बीटा कार्बन, एंड दैट इज द बीटा कार्बन, एंड दैट इज द, देखिए यहां पर एक आपका हाइड्रोजन OH से चला गया और एक हाइड्रोजन आपका इस कार्बन से चला गया। सो 2 हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड, दैट्स व्हाई इसको हम कह सकते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन कहां से गायब हुए हैं? बीटा कार्बन से गायब हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ना लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज, यानी कि क्लीवेज। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि ये जो आपके बीटा कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है वह उसका क्लीवेज हो जाता है, और क्लीवेज होने पे यानी कि 16 कार्बन कंपाउंड का क्लीवेज होने के बाद 14 कार्बन कंपाउंड का आपका मिरिस्टिक एसिड बनता है, मिरिस्टिक एसिड, और 2 कार्बन कंपाउंड का एसिटिल कोएंजाइम में बनता है। आई रिपीट, लास्ट स्टेप है आपका क्लीवेज, जिसमें 2 कार्बन कंपाउंड का एसिटिल कोएंजाइम में बनता है और 14 कार्बन कंपाउंड का आपका
मिरिस्टिल कोएंजाइम ए बनता है या मिरिस्टिक एसिड कह सकते हैं। यह एसिटिल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल में यानी ग्लाइकोलिसिस के बाद यूज होता है और क्रैब साइकिल को आगे बढ़ाता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के कनेक्टिंग लिंक क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में यूटिलाइज हो जाता है। और ये जो आपका मिरिस्टिल कोएंजाइम ए है, ये फिर दोबारा इसका ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रकार हर बार यह साइकिल चलती चली जाती है और 16 कार्बन कंपाउंड हर बार 2 कार्बन कंपाउंड का एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता चला जाता है और धीरे धीरे आपके 16 से 14 बचे, फिर 14 से आपके 12 बचेंगे, 12 से 10, ऐसे कार्बन कंपाउंड कम होते जाते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड से आपके 80 एटीपी जनरेट होते हैं और जो साथ में आपके एसिटिल कोएंजाइम ए बनते हैं, दोज एसिटिल कोएंजाइम हैज बीन यूटिलाइज्ड in the Krebs cycle, as you know, and gets energy from there also. So this is the whole beta oxidation process, and this will you are getting that कि आपको एक एसिटिल कोएंजाइम से आपको एक पामिटिक एसिड से आपको 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए बनते, 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए. This is all about beta oxidation. If there is any confusion, you can call me and you can ask me. Thank you very much.